नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मुर्गी की झारसीम नस्ल के पालन से किसान होंगे मालामाल। अच्छी बढ़वार के लिए करें लहसुन की फसल में जरूरी काम। खुद का व्यवसाय शुरू करने की चाहत रखने वालों के लिए मुर्गी पालन एक मुनाफे का व्यवसाय साबित हो सकता है, क्योंकि इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए बेहद ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। और खासकर देसी मुर्गियों की बात करें तो आजकल इनकी कई नई प्रजातियां विकसित हो चुकी है, जो कि दुकाजी नस्ल है। एक ऐसी ही मुर्गी की नस्ल है झारसीम। तो इसकी क्या विशेषता है और इसको पालने के फायदे क्या क्या है, जानते हैं इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे भारत देश में कृषि के साथ साथ पशुपालन का बहुत ही एक अन्योन्य संबंध रहा है। पशुपालन के चाहे क्षेत्र में चाहे मुर्गी पालन हो, गाय भैंस भेड़ बकरी कुछ भी हो, लेकिन वो जरूर रखते हैं जिससे कि सालों भर उनकी एक आय आती रहे। इस क्रम में कहें तो अभी के संदर्भ में मुर्गी पालन भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय साबित हो रहा है। और ब्रॉयलर के कहें या जो लेयर्स हैं अंडे के उत्पादन में कहें या बैकयार्ड पोल्ट्री में, तीनों ही स्तर में हमारा जो फार्मिंग का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ऊपर गया है। तो उसी क्रम में झारखंड में ये जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एक बहुत ही अच्छी किस्म विकसित की गई है जिसका नाम है झारसीम। झारसीम ऐसे नाम से भी लगता है, ये दो यहाँ के लोकल नेम में दो का नाम जुड़ा हुआ है, वहाँ पर झार और सीम। एक्चुअली झार टर्म जो है वो झारखंड से है और सीम मतलब यहाँ के लोकल जो मुन्नारी लैंग्वेज में सीम मतलब मुर्गी को कहा जाता है। इस कारण झारखंड के मुर्गी के नाम पे ऐसे कहें तो झारसीम नाम रखा गया है। पर ये डुअल पर्पस बर्ड के लिए, कहने का मतलब जो किसान भाई अंडा और मांस दोनों के लिए मुर्गियों का किस्म अगर कोई पालना चाहते हैं तो उसमें झारसीम क्या किस्म भी एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली किस्म है। रांची में स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने देसी मुर्गा और मुर्गी की नई प्रजाति झारसीम विकसित की है। ये मुर्गियां सामान्य देसी मुर्गियों की तुलना में 4 गुना तेजी से विकसित होती हैं और देसी मुर्गियों की तुलना में एक साल में 2.5 गुना से अधिक अंडे देती हैं। इनके अंडे सामान्य देसी मुर्गी के अंडे से लगभग दोगुने वजन के होते हैं। ये एक साल में 120 से 150 तक अंडे देती है, जबकि आमतौर पर देसी मुर्गियां सालाना 60 अंडे देती हैं। किसान भाइयों कहें तो ये जो नस्ल है, ये जो किस्म है, इसको हम लोग कई अलग अलग प्रजाति के संकरण से यहाँ के द्वारा जो हम बात कर रहे थे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट के द्वारा विकसित की गई है। इसका जो रंग होता है बिल्कुल गांव के मुर्गियों के जैसा ही मिला जुला कलर होता है, कई मल्टी कलर्स के होते हैं जिसे देखने में ये काफ़ी आकर्षक लगते हैं। और इनका शरीर काफ़ी सुडौल होता है और बहुत एक्टिव होते हैं, जिसके कारण ये गांव के जो वातावरण है वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से अपने को अनुकूलित कर लेते हैं। साथ साथ इसमें कुछ मुर्गियाँ इसके जो किस्में हैं उसमें ब्रूडिनेस भी देखा गया है। ये वहाँ से अपने अंडे को सेकर नेचुरली जो हैचिंग होता है ना, ये चूजा भी निकाल लेते हैं। तो ये किसानों के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ होता है। झारसीम मुर्गी प्रजाति का विकास किसानों की आय में बढ़ोतरी के दृष्टिकोण से किया गया है। अंडा और मांस दोनों के उत्पादन में यह प्रजाति अब बेहतर परिणाम दे रही है। झारसीम मुर्गी ब्रॉयलर और सामान्य देसी मुर्गी की तुलना में ग्रामीण परिवेश में सहजता से ज्यादा दिन जीवित रह सकती है
अनुकूल वातावरण नहीं रहने पर भी इस प्रजाति के मुर्गा मुर्गी अच्छी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं और इनके आहार के लिए भी अतिरिक्त दाना मिश्रण की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं होती है। इनके जो मांस वृद्धि दर भी देखें तो डुअल पर्पस में बाकी जो भारत के अन्य अन्य जगहों से विकसित की हुई प्रजातियां हैं उनसे ये कहीं पर भी कम नहीं होते हैं। ये 3 से 4 महीने में इनके जो शरीर वजन है ये 1200 से 1500 ग्राम तक अचीव कर लेते हैं और ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इनके इस वजन को प्राप्त करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा अतिरिक्त दाना मिश्रण पर निर्भरता नहीं रहती है। इनका अंडे देने की जो क्षमता है ये शुरुआत होती है करीब 5 से 6 महीने के आसपास में ये अंडा देना शुरुआत कर देती हैं। इनके अंडे का रंग भी जैसे देसी बर्ड का रंग में जो ब्राउन कलर का सेल एग सेल जो ब्राउन कलर का होता है भूरा रंग का उसी तरह का होता है, जिसके कारण बाज़ारों में भी इसकी डिमांड बहुत अच्छी होती है। इनकी इस किस्म के मुर्गियों की अगर अंडा देने की क्षमता की बात करें तो इसमें भी ये काफ़ी अच्छा साबित हो रहे हैं। साथ साथ जो मेल होते हैं उनमें भी देखा गया है कि वजन वृद्धि भी अच्छा होता है। तो किसान भाइयों ये झारखंड में तो हम ग्रामीण जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी देख ही रहे हैं। इसके आसपास के भी राज्यों में जैसे नॉर्थ ईस्ट में आसाम घाटी इन सबों में देखा है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन बिहार में हुए हैं, उड़ीसा में भी इसके डेमोस्ट्रेशन हुए हैं और सब जगह से ये देखा गया है कि इनके जो ग्रामीण परिवेश में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। प्रदेश के किसान कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग से सामान्य प्रशिक्षण लेकर मुर्गी पालन व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। झारसिम मुर्गी के चूजों को आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची या अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। बस ध्यान देने की जरूरत है कि मुर्गी पालन में बाकी जो प्रबंधन पर हम ध्यान देते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी आपको छोटे छोटे प्रबंधन पर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। विशेष करके हम आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे इनके चूजे जब आप कहीं से भी परचेज करते हैं, ऐसे इनके चूजे आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप जब चूजा ले जाते हैं तो ब्रूडिंग पर विशेष ध्यान रखें, इसके साथ पोषण पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी अतिरिक्त पोषण अगर आप देते हैं तो आपको बाकी जो देसी मुर्गियां हैं उनसे और भी बेहतर इसके परिणाम मिल सकते हैं। ये तीनों चीज को देखते हुए आप अपने आवास की व्यवस्था में जो परिवर्तन करना हो उसको आप अवश्य करेंगे तो आपको इसके क्षमता के अनुसार जो शरीर वृद्धि है वो मिलेगी और पक्षियों में जो रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक से अधिक है उसको अब लाभ भी आपको मिलेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसानों ने लहसुन की फसल लगाई है उनकी फसल में इस समय कुछ खास प्रबंधनों जैसे पोषक तत्वों का प्रयोग, खरपतवार नियंत्रण और पौध सुरक्षा उपायों को अपनाने की जरूरत है। तभी इस फसल की बढ़वार ठीक ढंग से होगी और अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो चलिए लहसुन की फसल के प्रबंधन के बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव से। आज आपके साथ लहसुन जो फसल आज उसके ऊपर मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो लहसुन जो है इसकी जो समसामयिक समस्याएं हैं, आज की तारीख में जो समस्याएं हैं, जो स्थितियां हैं, आज मैं आपके साथ उन्हीं के ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वीड्स। वीड्स मतलब होते हैं खरपतवार।
ये खरपतवार जो होते हैं ये हमारी फसल के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये हर तरीके से हमको नुकसान ही नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे हमको फायदा कुछ भी नहीं है। वो खरपतवार का नियंत्रण करना, खरपतवार को खेतों से दूर रखना, इसका प्रयास तो किसान भाइयों हमें लहसुन बोने के प्रथम दिन से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। और खेती में, खासतौर से लहसुन की खेती में निंदाई गुड़ाई के महत्व को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। इससे क्या होता है कि जो वायु संचार है हमारा जड़ों तक, पौधे की जड़ों तक, वो भी अच्छे से बन जाता है। निंदाई गुड़ाई करने से जड़ों को उचित वायु संचरण मिलता है, जिससे उनका विकास भी काफ़ी तेजी से होता है, अच्छा होता है। और नतीजे में हमारे जो कंद मिलते हैं, जो हमें फ्रूट्स मिलता है, जिसकी मार्केट में, बाजार में कीमत होती है, उनकी भी काफ़ी अच्छी तरीके से जो विकास है वो संपूर्ण मात्रा में हो पाता है। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में खाद उर्वरकों की मात्रा भूमि की उर्वरता पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन पकी गोबर और 100 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है, जिसमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा तथा यूरिया की आधी मात्रा खेत की अंतिम तैयारी के समय भूमि में मिला देनी चाहिए। शेष नत्रजन की मात्रा को खड़ी फसल में 30 से 40 दिन बाद खेत में पर्याप्त नमी होने पर छिड़काव करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है और लहसुन का उत्पादन अधिक मिलता है। सिंचाई वैसे ठंड के दिनों में कई जगह पे अभी बेमौसम बारिश हो गई है तो जरूरत नहीं होगी। फिर भी यदि अगर नमी आपके उसमें कम है या आप सिंचाई करना चाहते हैं, आप अगर बहाव पद्धति का उपयोग करते हैं, फ्री फ्लड जमीन में पानी देते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा होता है फसल के लिए। नीचे तक नमी बनी रहती है, उसके जड़ों तक पहुंचती भी है और उसका जो असर रहता है कि आपके खेत में जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उसका असर भी लंबा रहता है। और किसी भी फसल उत्पादन में बहाव सिंचाई पद्धति को अच्छा ही पाया गया है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और नमी आपको बनाए रखना है, ये आपको ध्यान देना है। किसान भाइयों, लहसुन की फसल को रस चूसक कीट अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है और किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण करें। इसके बाद हम आते हैं जो मुख्य बात है, वो है कीड़े बीमारी। सबसे ज्यादा असर जो आपने खेतों में देखा होगा, कुछ मच्छर टाइप के थ्रिप्स जिनको हम बोलते हैं, वो जरूर आपके यहाँ रस चूसक कीट जो हैं, ये नुकसान पहुंचाने के लिए आपके यहाँ आ चुके होंगे। ऐसा है क्योंकि ये मौसम जो होता है, इसमें मच्छरों का प्रकोप, रस चूसक कीड़ों का प्रकोप खेत में बढ़ जाता है। तो इनसे आपको फसल को बचाना है, क्योंकि रस चूसक कीट जो है ये भी फसल के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं और पूरी फसल को बीमारी और उनका असर करके हमारे जो मुख्य उत्पादन है उसको कम कर देते हैं। रस चूसक कीट जो है, इनको समाप्त करने का सबसे अच्छा जो तरीका है, तो रासायनिक विधियों का उपयोग आप इसमें कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा दवाइयाँ आज की तारीख में यूज हो रही है, उसका नाम इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामिप्रिड है, और ये बहुत कम मात्रा में भी अच्छे रिजल्ट देती हैं। तो अब आपने अपने खेतों में जिस हिसाब से इनको डेवलप कर रखा है, उस हिसाब से आप मात्रा का निर्धारण जो है 5 से 10 ग्राम प्रति टंकी तक कर सकते हैं, और ये आपको उनको नष्ट करना लेकिन आवश्यक है। किसान भाइयों, लहसुन की फसल का सबसे हानिकारक रोग है बैंगनी धब्बा रोग, जिसे हम पर्पल ब्लोच के नाम से भी जानते हैं। इस रोग के प्रकोप से फसल के उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए आप इस रोग के प्रमुख लक्षणों के आधार पर पहचान करके सही समय पर नियंत्रण करें। इन मुख्य कीड़ों के अलावा कुछ बीमारियां भी हैं जो इस समय आपको किसान भाइयों अपने खेत में दिखने लगी होंगी। छोटे छोटे बैंगनी स्पॉट आपको पत्तों पे नजर आते हैं, जो धीरे धीरे बड़े होकर के और वो पर्पल ब्लास्ट जिसको हम कहते हैं, इस पर्पल ब्लास्ट का रूप धारण कर लेते हैं और फसल को में बैंगनी धब्बों का बड़ा रोग हो जाता है और ये पत्तियां झुलसी हुई सी लगती हैं, लटक सी जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि ये पूरी झुलसी हुई पत्तियां हैं। ये रोग भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है हमारी फसल को। तो अभी आप इसके अंदर कार्बेंडाजिम डाल सकते हैं। इसके अलावा मेटलिक मैनकोजेब एक आता है, ये काफ़ी प्रभावी पाया गया है
और इसका उपयोग आप इसके लिए कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसके अलावा तो और कोई खास ऐसी बताने लायक इस समय जो सामयिक स्थितियां हैं वो मेरे ख्याल से मैंने सब कंट्रोल में जो नियंत्रण है, रोकथाम है, या जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं इस समय की, वो सारी अपन ने इसमें ली है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में सरसों की खेती लगभग सभी भागों में की जाती है और जिन किसानों ने सरसों की फसल लगा रखी है उनकी फसल बुआई के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में है, लेकिन इस समय इनमें कई कीट और रोगों का प्रकोप होता है जो कि फसल की बढ़वार और उत्पादन को प्रभावित करते हैं। इसीलिए समय रहते इन कीट और रोगों की पहचान कर रोकथाम के उपायों को अपनाना चाहिए, जिनके बारे में जानकारी दे रहे हैं दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार। किसान भाइयों, अभी सरसों की खेती का प्रबंधन का स्थिति को जानने के लिए हम सभी को, सरसों अभी तो सब लोग लगा चुके हैं और कहीं कहीं फूल आने लगा है और कहीं कहीं पौधा लगभग 1 फीट से लेकर के 1.5 फीट तक ऊंचाई तक गया है। तो इसमें आपका सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय ध्यान रखना है कि पानी की कमी ना होने पाए। पानी लगभग 10 से 15 दिन के अंतर पर पानी देते चलेंगे और लगभग सरसों में 4 पानी तो ज़रूरत पड़ता ही है। तो इसके साथ ही साथ अगर पौधा आपका 45 दिन का हो गया है तो उसमें शेष जो नाइट्रोजन के लिए यूरिया आपका लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से दे देना चाहिए। अगर आपके पास यूरिया उपलब्ध उतना नहीं है तो आप आजकल जो है 19 किलो नाइट्रोजन, 19 किलो फास्फोरस, 19 किलो पोटास उसमें जो है 100 किलो में प्राप्त होता है। तो आजकल घोल वाला आ गया है 19-19-19। इसको 1 लीटर पानी में 5 ml घोलना है, 5 ग्राम घोलना है और फिर उसको छिड़काव कर देंगे तो पौधे को जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति भी हो जाएगी। और सल्फर को भी ध्यान रखना है कि आपने अगर सल्फर दिया है तो ठीक है, अन्यथा आजकल बाजार में 90% का सल्फर इफको का आने लगा है, उसको भी लेकर के 1 लीटर पानी में 5 ग्राम घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं, जिससे पौधे को इसकी पूर्ति हो जाएगी। या छिड़काव दे करके आप जो है ज़मीन में उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे आपकी फली अच्छी हो, बढ़िया हो और दाने पुष्ट हो। और साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे कि अभी जो है आपका सरसों जो फूल आ गया है, फूल आते समय आप में इसमें लाही आने की संभावना रहेगी, तो लाही और साफलाई भी आने की संभावना हो सकती है। चेपा, जिसे माहो कीट भी कहते हैं, यह एक रस चूसने वाला कीट है। यह हरे रंग का छोटा और मुलायम कीट है जो फसल में फूलों के गुच्छों, कच्ची फलियों और पत्तियों की निचली सतह पर समूह में पाया जाता है। देर से बुआई वाले खेतों में चेपा कीट का प्रकोप अधिक होता है। माहो कीट पहले फसल की वानस्पतिक कलिकों पर दिखाई देते हैं और धीरे धीरे पूरे पौधों को ढक लेते हैं। इससे तना और पत्तियां काली हो जाती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण में बाधा आती है। इस प्रकार यह कीट उपज और तेल की मात्रा में कमी करता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक तो प्रयास करना है कि नीम का तेल 1 लीटर पानी में 5 ml घोलना है, उसका छिड़काव करना है। अगर नीम के तेल नहीं है तो वहाँ पर आपको करंज का तेल भी यूज कर सकते हैं। और 10 परनी, 10 तरह के पत्ते जो जानवर नहीं खाते हैं उनको लेकर के उसको 1 भाग और 4 भाग जानवर देसी गाय का मूत्र में उसको डुबाएंगे। 10 दिन में लगभग यह डिकम्पोज हो जाएगा और फिर उसके बाद उसको छान करके 1 भाग या 10 भाग पानी मिला करके छिड़काव करेंगे। तो सरसों के प्रबंधन में आप जो है उसको
आप प्रयास करेंगे कि जो नेचुरल सिस्टम के थ्रू आपने जैसे दसपर्णी हुआ, नीम का तेल हुआ, करंज का तेल हुआ, पीला कार्ड लगाएंगे, येलो स्टिकर जिसमें रस चूसने वाले कीड़े आ सकते हैं, रोका जा सकता है। और इसके साथ साथ इमिडाक्लोरोप्रिड, जो लोग अगर केमिकल के रास्ते पे जाना चाहते हैं तो इमिडाक्लोरोप्रिड 1 लीटर पानी में लगभग 1 ml घोल बना करके इसको छिड़काव मारेंगे तो ये पूरी तरह से रोका जा सकता है। सरसों की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप सबसे पहले पौधों की निचली पत्तियों से शुरू होता है। पत्तियों पर हल्के काले गोल धब्बे बनते हैं। धब्बों में गोल छल्ले साफ नजर आते हैं। रोग के बढ़ने पर गहरे भूरे धब्बे तने, शाखाओं एवं फलियों पर फैल जाते हैं। कुछ पत्तियों पर धब्बे चकत्ते आ जाते हैं। उसको रोकने के लिए डाइथेम 45 या बेबिस्टीन या रिडोमिल या इंट्राकोल या सेक्टिन का प्रयोग करके आप बढ़िया ढंग से उसके जो ऊपर जो है सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ते हैं उसको भी रोक सकते हैं। तो आपका ध्यान रहना चाहिए कि हमें कीड़ों को रोकना है, हमें उस पर फंगस को रोकना है और पानी की कमी को नहीं होने देना है। और जो हमारा सेकंड डोज जो है नाइट्रोजन है उसको यूरिया के रूप में हमें छिड़काव कर लेना है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गमराहा, जिला गिरिडीह के कृषक जगपाल मरांडी ने। ये अजोला उत्पादन की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगपाल मरांडी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई घर बैठे आसानी से अजोला उगा सकते हैं, अजोला उत्पादन कर सकते हैं और इसके लिए कुछ भी साधन की उतनी आवश्यकता नहीं रहती है। आपको ज़रूरत है सिर्फ अजोला की, अच्छे कल्चर की। और ये कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय कहीं भी आसानी से उपलब्ध है, वहाँ से किसान भाई इसको ले सकते हैं। किसान भाइयों, अजोला की खेती में इसकी उन्नतशील किस्मों का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। इसका अधिक उत्पादन लेने वाली किस्में हैं अजोला पिनेटा, केरोलियन, माइक्रोफिला इत्यादि। तो आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके अजोला की खेती कर सकते हैं। अजोला उत्पादन की विधि: एक छायादार जगह में 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 0.2 मीटर गहरा गड्ढा खोदना है। इसे प्लास्टिक शीट से ढक देना है। सीमेंट की टंकी में भी इसे उगाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में प्लास्टिक शीट बिछाना आवश्यक नहीं है। जहां तक संभव हो पराबैंगनी किरणों रोधी प्लास्टिक शीट का उपयोग करें। प्लास्टिक शीट सिलपोलिन एवं पॉलीथीन तारपोलिन है, जो कि एक प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के लिए प्रतिरोधी क्षमता रखती है। उसके बाद लगभग 10 से 12 किलोग्राम मिट्टी गड्ढे में फैलाना है। 2 किलोग्राम गोबर और 30 ग्राम सुपर फास्फेट 10 लीटर पानी में मिलाकर गड्ढे में डालना है। पानी का स्तर 10 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। उसके बाद 500 ग्राम से 1 किलोग्राम तक एजोला कल्चर गड्ढे के पानी में डाल देना है। एजोला बहुत तेजी से विकसित होता है और 10 से 15 दिन के अंदर पूरे गड्ढे में फैल जाता है। और फिर आप 8-10 दिन में आप देखेंगे कि आपका अजोला जो है वो पूरी तरह से फैल गया है पिट में। अब इस अजोला का उपयोग आप फसलों में, साग भाजियों में, फलों के जो पौधे हैं, केला, पपीता, नींबू, करौंदा, इस तरह के जो भी पौधे हैं उनके जड़ों के पास आप इनको डाल के गुड़ाई कर सकते हैं। और जो सब्जी भाजी हैं उनको प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध होगा, क्योंकि ये जलीय फर्न है। धान के खेत में डाल सकते हैं, आप किसी भी तरह की कोई भी फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही अगर हमारे किसान के पशुपालक भी हैं वो किसान, तो वो मवेशियों के खाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जो भी उनको खाने में सामग्री देते हैं, खली चूनी देते हैं या भूसा देते हैं, उसके साथ में आप इसकी थोड़ी मात्रा मिला के उनको दे सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि ये पूरा आपको प्रोटीन है,
तो इसको अगर आपने बहुत ज़्यादा दे दिया तो उनको नुकसान हो सकता है, दस्त लग सकता है आपके पशुओं को। तो आपको उनके शरीर के वजन के हिसाब से देना रहता है। मान लीजिए अपने पास एक पूरा वयस्क गाय या भैंस है तो उसको अपन 900 से 1.5 किलो तक दे सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए आपके पास बकरियां हैं तो उनको 150 से 200 ग्राम तक आप दे सकते हैं प्रतिदिन, दोनों टाइम के समय मिला के। और अगर आपके पास मुर्गियां वगैरह हैं तो उनकी वजन जैसे कम होता है तो उनको 50 ग्राम तक देना अनुशंसित किया जाता है। अजोला को खिलाने से पहले 1 सेंटीमीटर बड़े साइज के छेद किए हुए ट्रे में एकत्र करना चाहिए ताकि पूरा पानी झड़ जाए। ट्रे को एक बाल्टी के ऊपर रखकर पानी से अच्छे से धोना चाहिए ताकि गोबर की गंध निकल जाए। बाल्टी में एकत्रित पानी को पुनः गड्ढे में डाल देना चाहिए। प्राप्त अजोला को पशु दाने या पैरा के साथ मिलाकर पशु को खिलाना चाहिए। जैसे अपन ने अजोला आपने एक बार आपने बना लिया, फिर जैसे 2 महीने 2.5 महीने में इसके पानी को आपको परिवर्तित करना है। तो इसका जो पानी है आपको आधा पानी इसका निकाल देना है। तो इसको पानी जब आपने निकाला तो इसको आपको फेंकना नहीं है। आपकी जो भी बगिया है, पोषण वाटिका है, उसमें इसको पानी को डाल दें क्योंकि इसमें विटामिन एंजाइम्स प्रचुर मात्रा में रहते हैं। तो ये हमारे पौधों के लिए एज टॉनिक काम करते हैं। प्रत्येक 5 दिन में एक बार 20 ग्राम सुपर फास्फेट और लगभग 1 किलोग्राम गोबर गड्ढे में डालने से एजोला तेजी से विकसित होता है। तो पुनः ये फिर से बेड आपका पूरा तरह से टाका आपका अजोला से भर जाएगा और फिर आप इसका उपयोग चाहे आप फसलों में करें, चाहे सब्जी भाजियों में करें, चाहे पशुओं के लिए करें, तो हर तरह से उपयोग किया जा सकता है। तो ये घर बैठे किसानों के लिए बहुत ही अच्छा एक उपाय है और इसको आप लोग जरूर करें। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।